What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग, काफी प्यारा और काफी शानदार रहने वाला है। टकटकी लगाकर लेक्चर को अगर एंड तक आप लोग देखोगे तो बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। और इसी के साथ में आप लोगों का आज की डेट में जो आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा उसको लेकर इंडिया और रशिया का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, आखिर वो नहीं कि इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेकर अगर आज तक आप लोग एक पैटर्न देखोगे तो किस तरीके से हमारे जो रिलेशन है वो और ज्यादा अच्छे हुए हैं। और इवन यूएसए ये बोल रहा है कि सैंक्शन लगा दूंगा इंडिया के ऊपर अगर उसने रसिया से ये S-400 सिस्टम खरीदा। पर फिर भी हम लोग आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं? तो यानी ये कहने का मतलब ये है कि आज का जो लेक्चर है वो काफी प्यारा आप लोगों को कई डायमेंशन में देखने को मिलेगा। ये भाषण 4 आइलैंड क्या है, आखिर कहां पर लोकेटेड है, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन हम लोग समझेंगे। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आज जो है आप लोगों के लेक्चर को एक तरीके से मैंने बोला था ना कि जैसे कि आप लोगों के त्योहार खत्म हो जाएंगे तो फिर पैटर्न में लेकर आएंगे, तो आज आप लोगों को थोड़ा सा और लेंथी लेक्चर हल्का सा देखने को मिल सकता है। पर लेकिन मंडे से जो लेक्चर होगा आप लोगों का वो प्रॉपर पैटर्न में आप लोगों को नजर आएगा। अभी मैं क्विज भी इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कई सारे बच्चे नहीं देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर आएंगे तो कम से कम अपना जो लेक्चर रिकवर करेंगे अच्छे से, आसानी से वो लेक्चर को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके और फिर से पैटर्न में आ जाए, ठीक है, ताकि किसी का कुछ ना छूटे। तो उस पूरे परिवार को साथ में लेके चलते हैं। तो उस तरीके से लेक्चर मैंने थोड़े से अभी छोटे बनाए, वरना फिर से आप लोगों का लेक्चर जो है पूरे पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर हाँ, छोड़ना कुछ नहीं है क्योंकि आप लोग जैसे एग्जाम देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि एक दिन का लेक्चर छोड़ने का भी खामियाजा क्या भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए लेक्चर भले ही बाद में कवर कर लेना पर एक भी दिन का लेक्चर नहीं बचे, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए कई बार क्वेश्चन आप लोग देखते हैं ना, जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन डाला स्टार्टिंग में। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछे जाते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा और लेवल अगर क्वेश्चन का बढ़ा दें तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा जब इसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा। बोला गया कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, यानी कि क्या ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है अगर वर्टिकल स्ट्रक्चर में आप लोग यानी कि पृथ्वी से अगर आप लोग ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जो उसका क्या क्या स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगा। यानी कि लोअर टू हायर अगर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, एल्टीट्यूड क्या होता है, जैसे कि अपनी पृथ्वी हो गई यहां पर, ये तो पृथ्वी से अगर ऊपर जाना स्टार्ट होंगे आप लोग सतह से, तो आप लोग एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई में आप लोग जा रहे हैं। तो सबसे नीचे कौन सी लेयर आती है? तो बोला गया है पहले में ट्रोपोस्फीयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी आती है मेसोस्फीयर और फिर आती है थर्मोस्फीयर। सॉरी, नेक्स्ट में जब आप लोग जाएंगे बोला गया स्ट्रेटो आती है पहले, फिर आती है ट्रोपो, फिर आती है मीजो और फिर आती है थर्मो। नेक्स्ट में अगर आप लोग जाएंगे पहले आती है स्ट्रेटो, फिर आती है बेसिकली ट्रोपो और फिर आती है यहां पर बेसिकली थर्मो और फिर आती है मीजो, ठीक है। तो स्ट्रेटो, ट्रोपो, मीजो और थर्मो, ठीक है। फिर बोला गया यहां पर ट्रोपोस्फीयर आती है, स्ट्रेटोस्फीयर आती है, थर्मोस्फीयर आती है और मीजोस्फीयर होती है। मैक्सिमम ऐसे ऑप्शन आप लोग ये बनाए जाते हैं ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज आ जाए। तो अगर इसके बारे में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रखना है तो कुछ ना कुछ आप लोग इनकी ट्रिक तैयार कर लीजिए। जैसे आप में से भी किसी ने कोई ना कोई ट्रिक तैयार की होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और फिर एक दूसरे कमेंट पढ़िएगा, आप लोग को बहुत सारी ट्रिक्स जानने को मिल जाएगी। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिक्स पोस्ट करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स को प्रोडक्टिव बनाते हैं कई सारे बच्चे, ठीक है। कई सारे बच्चे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, उनके आंसर दिया करो। तो एक अच्छा एंगेजमेंट आप लोग बेसिकली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, इसको एक प्रोडक्टिव तरीके से भी यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आप लोग कुछ लिखते हैं उसके सामने अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों ने किसी से, या फिर कुछ ऐसा फैक्ट्स जो आप लोगों को जानने को मिला उसका आंसर आप लोगों ने बता दिया, तो ये होता है। और बाकी अपना पूरे दिन क्या आप लोगों ने अचीव किया है उसका प्लान भी आप लोग लिखा करो उसी के साथ में। तो इससे क्या होगा, आप लोग एक प्रोडक्टिव तरीके से कमेंट बॉक्स को यूटिलाइज कर पाओगे। तो जो जो चीजें अवेलेबल है ना उनको कहते हैं ढंग से यूटिलाइज करना। तो कई सारे बच्चे यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से इसको देख रहे होंगे। शर्माना नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सबने यहीं से सीखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लेते हैं एक बार इसका यहाँ पर क्या क्या चीजें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। नॉर्मली आप लोगों से पहले क्वेश्चन क्या पूछे जाते थे, जैसे कि लेयर बता दो कि कौन सी लेयर नीचे आ रही है, कौन सी ऊपर आ रही है। पर अब उन्होंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जैसे कि आप लोगों से ये पूछ लेंगे कि एरोप्लेन जो है वो नॉर्मली कौन सी लेयर में उड़ाए जाते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फीयर में एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। हॉट एयर बैलून यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बादल जो होते हैं वो भी नॉर्मली आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा इस वाली लेयर का स्क्रीनशॉट रखकर आप लोग मोबाइल में रखो, जब भी कहीं मौका मिले 2 सेकंड के लिए निकाल कर देख लिया, अपने माइंड में सोचो अच्छा यार इसमें क्या क्या होता है। उस तरीके से आप लोग 4 से 5 घंटे 6 घंटे बैठ के पढ़ते हैं बेसिकली टेबल चेयर के ऊपर, बाकी का पूरे दिन क्या करते हैं अपनी चीजों को रिकॉल करते रहते हैं माइंड में। तो ये होती है पढ़ाई, ऐसा नहीं कि आप लोग पूरे दिन किताब लेकर बैठे रहोगे, ठीक है। जो पढ़ते हैं ना 5-6 घंटे 8 घंटे बैठकर टेबल चेयर पर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में उनकी चर्निंग चलती रहती है माइंड में कि अच्छा ये क्या था, वो क्या था, उसमें क्या था, ऐसे होती है पढ़ाई। तभी लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछे जा चुके हैं, आप लोगों से ये पूछ लेते हैं कई बार कि जो ओजोन लेयर होती है वो किस किस के बीच में आती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगी
मिलेगी? नॉर्मली ओजोन लेयर। मेट्रोइड्स जो होते हैं वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे? तो ये मीजोस्फीयर में। सैटेलाइट कहां पर है अगर बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे थर्मोस्फीयर में। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक टॉपिक बेसिकली मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, अभी रिसेंटली क्या किया, स्पेस में कुछ लोगों के द्वारा यात्रा की गई थी, ठीक है। जो अमेजन के जो फाउंडर है जो बेजोस, उनके द्वारा भी यहां पर, जेफ बेजोस के द्वारा भी यहां पर ये ट्रैवल किया गया। तो बेसिकली कर्मन लाइन क्रॉस की गई उनके द्वारा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये जो कर्मन लाइन है इसको क्रॉस करने का मतलब है कि आप लोग स्पेस में पहुंच गए हैं, तो इसको यहां से अभी इनके द्वारा क्रॉस किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कर्मन लाइन के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां से आप लोग का रहेगा, ठीक है। कर्मन लाइन किसके बीच में? थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में फिर एक्सो बेस आ जाता है बेसिकली यहां से, इसके बाहर अगर आप लोग जाओगे, और उसको बोल देते हैं क्या? उसको बोल देते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके थोड़ा सा और बाहर चले जाना आप लोग, और इसी में आप लोग यहां पर स्पेसशिप नजर आते हैं जहां पर नॉर्मली स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये पूरी जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, तो कौन सा आंसर हो गया? ठीक है, पहले में क्या है? पहले में है ट्रोपो, ठीक है। तो यहां पर इनको कुछ ट्रिक बना लेना आप लोग, ट्रोपो, स्ट्रेटो, जैसे कि ऐसे ना कि एमएसटी यहां पर ऐसे कर लिया, ठीक है, या फिर जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। तो ट्रोपो हो गया, स्ट्रेटो यहां पर हो गया, ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, और यहां पर हो गया मीजो, ठीक है। तो ट्रोपो हो गया, ये हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, और यहां पर हो गया मीजो, और फिर आ गया थर्मो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार इनको थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह कि जिनको अपने काम से मोहब्बत होती है फिर उनको कभी फुर्सत नहीं होती है। यानी कि अगर आप लोगों ने जिस काम को आप लोग करना एंजॉय करते हैं उसको आप लोगों ने लाइफ का पार्ट बना लिया, तो आप लोग कभी भी आप लोगों को फुर्सत देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग हमेशा चीजों को एंजॉय करते रहोगे, आप लोग हमेशा उसके साथ में कनेक्ट रहोगे। पर लेकिन जो लोग काम को जबरदस्ती करते हैं उन लोगों को आप लोगों को देखने को मिलेगा हमेशा एक तरीके से ऐसा रहता है कि यार ये काम किसी तरीके से निपट जाए बस, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि वीडियो आ गई तुरंत आकर देखते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे ऐसा है इस एक्साइटमेंट कितना है वीडियो को लेकर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाँ देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो नहीं भी देखेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं चलो हाँ देखना तो ये कोई नहीं बाद में देख लेंगे। तो जो पहले वाले का एक्साइटमेंट है कि आगे एकदम देख लिया, वो एक तरीके से पढ़ाई को लेकर तो एक तरीके से एक एग्रेशन जो रहता है ना किसी चीज को लेकर एग्रेशन रहता है, वो इसका मतलब वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो हमेशा अपने आप को ज्यादा एंगेज पाएंगे। तो ये चीजें हमेशा आप लोग किससे मिलने जा रहे हैं, वो यार एक एक्साइटमेंट है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मुझे आप लोगों से मिलना है तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहेगा यार आप लोगों से मिलना है मुझे, ठीक है, या आप लोगों को मुझसे मिलना है तो एक एक्साइटमेंट रहता है। या मैं बोलूं कि यार मुझसे मिलना है, या मैं बोलूं कि यार ठीक है मिल लेंगे यार कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बोले ठीक है यार आप मिल लेंगे कोई बात नहीं है, तो उससे क्या रहेगा मिलने तो आ रहे हैं पर लेकिन उन्हें जो गर्म जोशी होती है वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। और एक होगी यार वाओ कितने सारे लोग मिलने आए, वाओ आप लोग बोले सर मिलने आए, तो उससे एक अलग ही माहौल निकल के आता है। तो वही है कि काम को करो तो जोश से करो ना, जब काम करना ही है, देखिए काम भी करना है, ठीक है, टाइम भी उतना ही देना है, तो क्यों ना ढंग से किया जाए शानदार तरीके से, बिल्कुल एग्रेशन के साथ में उसको, तो आप लोग का एक अलग ही रिजल्ट निकल कर आएगा और आप लोग उस काम को बेसिकली करते हुए नहीं जीते हुए आप लोग उसको नजर आएंगे। तो ये है बेसिकली लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो, बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और गोवर्धन पूजा कैसी रही आप लोग ये जरूर बताना, अच्छे से एंजॉय किया कि नहीं किया। अब नेक्स्ट वाला त्योहार है आप लोग का, ये है भैया दूज, ठीक है। तो भैया दूज कंप्लीट होने के बाद में फिर अपना पढ़ाई पर आ जाइए, बहुत सारे हो गया। पर लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है पूरे दिन आप लोगों को सेलिब्रेट करना होता है। आप लोगों का देखिए 1-2 घंटा हमने सेलिब्रेशन में निकाल लिया, बाकी का बैठ के पढ़ाई कर ली, जिसके एग्जाम है पास में, या थोड़ा और आगे पीछे कर लो, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये फिर पढ़े जा रहे हैं, तो अपना हमने पढ़ लिया बैठ के मॉर्निंग में, फिर अपना सेलिब्रेट कर लिया, फिर अपना कुछ कर लिया। तो इस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो ढंग से। ओके, अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे के बारे में। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंट, एक तरीके से प्रिवेंट करना जो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है ना ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि मान लीजिए कहीं पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, किसी ने कोई बॉम्ब गिरा दी, यहां पर कहीं पर कोई मिसाइल गिरा दी, तो वहां पर इन्वायरमेंट की बर्बादी होती है ना। इंसान तो जान जाती है, जानवरों की जान जाती है, जीव जंतु बर्बाद होते हैं, इसी के साथ में इन्वायरमेंट भी बर्बाद होता है। तो उसी को बात की जा रही है कि जो वॉर होती है या आर्म कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उस टाइम पर क्या क्या दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 7 नवंबर जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोगों को एजुकेट करना कि देखिए यार ये सारी चीजें जो है ना, आर्म हो गया, ये आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई करना एक दूसरे के साथ में, इनसे कुछ भला नहीं होने वाला है, और चीजें बर्बादी होने वाली है। और क्या क्या चीजें बर्बाद होती है वो आप लोगों को पता ही है। अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चल रही है 26, अभी आप लोगों ने देखा, ये कहां पर चल रही है, ये चल रही है ग्लासगो में। और ग्लासगो कहां पर है, ये है यूके के अंदर में। तो इसमें बेसिकली ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में आप लोग बिलियंस ऑफ रुपए खर्च करेंगे तब भी जाकर चीजों को संभाल नहीं पाएंगे, इन्वायरमेंट को संभाल नहीं पाएंगे, आप लोगों को और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑलरेडी
इन्वायरमेंट इतना बर्बाद है, तो अभी यहाँ पर इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और सोचकर हम लोग को चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए कि और ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में अगर लिखने के लिए कुछ आए तो वहां पर भी आप लोग इस डे को भी मेंशन कर सकते हैं एज ए अवेयरनेस डे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर जो है आज के डेट में बहुत सारे लोगों में आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाओगे तो लोग और ज्यादा बीमार पड़ते हुए नजर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहां पर लगती है वो ये है कि कैंसर एक तरीके से लाइफ स्टाइल डिजीज में काउंट आप लोग को देखने को मिलेगा। मान लीजिए किसी ने बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना स्टार्ट कर दिया, वो क्या कर रहा है, रेगुलर खाया जा रहा है, तो माउथ कैंसर उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के चलते बहुत सारे लोग जो है उनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा पैसिव हो जाती है। पैसिव का मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं है, पूरे दिन लेथार्जिक पड़े रहते हैं, अपना दिन कट रहा है आलस में पड़े पड़े, तो वो वाली चीज चल रही है। तो इससे देखिए भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए, जिसमें भी आप लोग विश्वास करते हैं, उसने हमारी बॉडी को ना बड़े ही स्मार्ट तरीके से बनाया है। एक बहुत शानदार इंजीनियर कोई बैठा होगा हमारी बॉडी बनाने के लिए, और उसने इस तरीके से बॉडी बना दिया कि जो इंसान इस बॉडी को आराम देगा वो इंसान अपने आप को बर्बाद करेगा, और जो इंसान इस बॉडी पर पूरी मेहनत करेगा वो इंसान की बॉडी सबसे शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि आराम हराम वाली कंडीशन यहां पर लगा दी कि आप लोगों को मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें तो ऊपर वाले ने भी कहीं ना कहीं इतना तो माहौल बनाकर भेजा है कि आप लोग जो है इस बॉडी को बेसिकली रेगुलर यूज में रखें, इसको बेसिकली हमेशा कुछ ना कुछ इसका यूज करते रहें, इसमें से हमेशा पसीने निकालते रहें। अगर लाइफ में एक छोटा सा रूल आप लोगों ने बना लिया ना, 24 घंटे के अंदर एक बार बॉडी में से पसीना निकालना है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, चाहे कोई आप लोग की बारिश वाला मौसम हो, तो जिंदगी में आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ोगे। एक बार पूरे दिन में पसीना निकाल लो, इतनी मेहनत कर लो, और फिर उसके बाद में नहा धो के अपने दिन को एंजॉय करो, तो कभी कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। सीधा सीधा रूल है, इसको इंप्लीमेंट कर लो। और यहां पर आप लोगों को कोई भी बात बताता हूं तो मैं तभी बताता हूं अपनी जिंदगी में अगर इंप्लीमेंट करता हूं। ठीक है, आप लोग नॉर्मली अगर देखकर चलेंगे, इंसान अगर बीमार होगा वही होगा जो ज्यादातर एक तरीके से या तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया अपने आप को, सो नहीं रहा है बहुत ज्यादा, या फिर एक तरीके से ना कि काम ही काम करे जा रहा है, जग रहा है, या फिर बहुत ज्यादा खाना वाना नहीं खा रहा है ढंग से, जैसे कि कई बार मेरी हरकतें रहती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कई बार मेरे गले में दर्द हो गया। ठीक है, एक नहीं एक तरीके से रात को कम सो लिया, उसकी वजह से पूरे दिन एक तरीके से अलग माहौल रहता है, तो वाली चीजें हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन बस अपना लेटे हुए हैं, ठीक है, पूरे दिन चल रहा है, पूरे दिन ऐसा नहीं चलो छुट्टी है आज उठ के थोड़ा एक्सरसाइज तो कर ही लेते हैं, नहीं आज एक्सरसाइज भी नहीं होगी, तो वो वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी को अच्छे से यूटिलाइज करना है अपनी बॉडी को। जो भी लोग अपने बॉडी को यूटिलाइज करते हैं वो हमेशा लंबे चलते हैं, लंबी रेस के घोड़े होते हैं, तो इसलिए बॉडी को हमेशा यूटिलाइज करना चाहिए। तो मेक द पीपल एक तरीके से अवेयर अबाउट द कैंसर, ताकि उसका टाइम पर एक तरीके से इलाज भी किया जा सके। और एक तरीके से वही बात होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि अगर आप लोग को पता चल जाता है कि यार ये कैंसर की बीमारी है थोड़ा पहले, तो इंसान उसका इलाज भी कर पाता है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये बातें निकल कर आती है कई सारी, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखना। ठीक है, कई बार कई सारे मुद्दे रहते हैं, इनके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलूंगा। पहले आप लोगों से एक और यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से, मैप बेस्ड क्वेश्चन का मतलब मैप बेस्ड लोकेशन डिस्कस कर लेता हूं, फिर आर्टिकल के अंदर हम लोग चलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, और हमारा पड़ोसी भी है, तो इसलिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, एक है बेसिकली भासन चार आइलैंड, जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, और ये आप लोगों को बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये क्यों न्यूज में रहता है, तो इसके ऊपर कई बार रिसेंटली कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए, तो हल्का सा ध्यान से सुनिएगा। इसका नाम अगर कोई चार पिया या फिर यहां पर थेनगार चार आप लोगों को कोई बोले, तो यहां पर इसी का नाम है बेसिकली है। ठीक है, भासन चार आइलैंड के ये तीन नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वैसे भासन चार आइलैंड के चार नाम होने चाहिए थे, ठीक है, पर लेकिन इन्होंने तीन नाम दिए। ओके, तो यहां पर एक तो हो गया चार पिया, ठीक है, और दूसरा हो गया यहां पर चार लगा दिया इन्होंने, और यहां पर भी चार लगा दिया। ठीक है, इसी के साथ में थेनगार हो गया, THENGAR, और इसी के साथ में भासन चार हो गया। तो ये बेसिकली क्यों न्यूज में था, न्यूज में इसलिए था जब काफी सारे लोग यहां पर बेसिकली जो रैखाइन वाले रीजन में रहते थे, ये म्यांमार का रैखाइन वाला रीजन है, जहां से रोहिंग्या कम्युनिटी को, जो उनकी आर्मी थी या बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उनके साथ में जब झड़प हुई अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और रोहिंग्या एक मुस्लिम कम्युनिटी थी, यहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी जो कि इस एरिया में रहती थी, तो जैसे तैसे अपना जान बचाकर बेचारे पहुंचे बांग्लादेश के अंदर। और कोई तो बताता है लगभग 9 लाख के करीब बांग्लादेश के अंदर है, कोई बताता है 11 लाख के करीब बांग्लादेश के अंदर है। अपनी कंट्री के अंदर ही बोलते हैं लगभग 40,000 के करीब जो है ये रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हमारे देश में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो आइलैंड है भासन चार आइलैंड, एक छोटा सा जो द्वीप है यहाँ पर, ये इसमें बेसिकली बांग्लादेश ने क्या किया, जब बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए तो बांग्लादेश को लगा यार इनका रोजी रोटी खाना पीना रहना सहना कैसे चलेगा। अब यहाँ पर म्यांमार उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि बात करें तो उनको बेसिकली बात करे थे कि यहाँ पर म्यांमार पर प्रेशर भी बना रहे थे। और आज के डेट में तो म्यांमार में वैसे भी कोई कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री रूल है, वहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं है, तो म्यांमार में कैसे चीजें चल पाएंगी। तो इसलिए कंडीशन ये बनी
कि भाई साहब जहां पर है फिलहाल उनको वहीं पर ही रखो, और म्यांमार को बेसिकली उसके लिए तैयार करते हैं कि कैसे चलना है। तो बांग्लादेश को लगा यार हमारी मेन लैंड पे रहेंगे तो हमारी देश में दिक्कतें रहेंगी यहाँ पर ये, तो उन्होंने क्या किया, एक आइलैंड ढूंढा यहाँ पर। ये आइलैंड जो है अभी 20 सालों में नया नया आइलैंड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेघना रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उस मेघना रिवर से बेसिकली ये बना है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बता दूं तो आप लोग और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर पाएंगे। जैसे अपनी प्यारी गंगा है रिवर, यहाँ पर ये गंगा जो चलती है, ये चलती हुई यहाँ पर वेस्ट बंगाल से होती है, यहाँ पर जाकर गिरती है बेसिकली कहां पर, बांग्लादेश के अंदर में, और इधर से आ रही होती है कौन सी, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है उसको जमुना बोल देते हैं, ठीक है, और गंगा यहां पर पद्मा बोल देते हैं। जब आगे चलकर ये आगे गिरती है यहां पर तो इनको मेघना बोल देते हैं। तो ये मेघना जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन है गंगा और किसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो ये जो मेघना है इसी के यहां पर पास में आप लोगों को यहां पर ये आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसको आप लोगों को पता होगा बेसिकली यहां पर माउथ ऑफ गंगा भी बोला जाता है, और बे ऑफ बंगाल, और इसको सुंदरवन डेल्टा जो कि दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं वो यहीं पर ही है। और सुंदरवन डेल्टा आप लोगों को पता है इसका नाम क्यों पड़ा था सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि यहां पर एक सुंदरी नाम का ट्री पाया जाता है, उसके नाम पर यह सुंदरवन डेल्टा यहां पर पड़ा। तो उसी के अंदर यहां पर यह भाषणचार आइलैंड आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो आइलैंड है यहां पर ये अबोव द सी लेवल उठना स्टार्ट हुआ था 2006 में, उससे पहले डूबा रहता था, ठीक है। तो अबोव द सी लेवल यहां पर उठना स्टार्ट हुआ। तो बांग्लादेश क्या चाहता है कि नियरली 1 लाख के करीब जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, जो रिफ्यूजी है, जो दूसरे देश से इनके देश में आए हैं, उनको बेसिकली उनके जो है यहाँ पर इनको ले जाया जाए, ठीक है। तो प्रेशर डाला गया, तो ओवर क्राउडेड यहाँ पर बॉर्डर कैंप भी बनाए, कई सारी सी चीजें देखने को मिली। तो ये सारी इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में ये लोकेशन आ गई। तो बे ऑफ बंगाल में किस रिवर के किनारे कहां पर है, तो ये बातें अगर आप लोगों के माइंड में होंगी तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। तो भाषणचार आइलैंड एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब दिक्कतें क्या हुई, चलो बोल तो दिया यार यहाँ पर घर बना देते हैं, रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए सारा काम कर देते हैं, ऐसी एक्टिविटी देखने को तो मिली, और इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन भी किया गया, काम भी किया गया काफी लार्ज स्केल पर, और कई सारी कंट्री ने सपोर्ट भी किया इनको ये काम करने के लिए कि रोहिंग्या कम्युनिटी को यहाँ पर रहने के लिए इनका यहाँ पर बेसिकली एक घर बार वगैरह बना देते हैं। तो इनके द्वारा कार्यक्रम भी पूरा स्टार्ट किया। तो मेघना रिवर पे यहाँ पर ये सारे काम इनके द्वारा किए भी गए। पर दिक्कतें क्या है, दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी जब आप लोग यहां पर एक प्रॉपर मैप देखेंगे, और प्रॉपर मैप में आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, इससे आप लोग चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे। अगर आप लोग देख पाते हैं अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में यहां पर, और अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट बना दूं इस तरीके से बेसिकली लाइन खींचकर, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा ईस्ट साइड, ठीक है। और ये आप लोग क्या देखने को मिलेगा, ये हो गया बेसिकली वेस्ट साइड, ये हो गया यहां पर नॉर्थ साइड, और ये हो गया यहां पर साउथ साइड। अब हमारी कंट्री या फिर आप लोग बोल सकते हैं इंडियन ओशन के अंदर में आप लोग क्या देखने को मिलता है, आप लोग को बेसिकली 4 महीने, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। तो ये 4 महीने आप लोगों को साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है। और ये जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, जो कि बांग्लादेश को भी कवर करके जाता है। तो जब ये 4 महीने यहां पर दबाकर बारिश होती है तो यहां पर उस टाइम पर क्या होता है, जो भाषणचार आइलैंड है काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती है। वो ये बात हो गई कि लोगों को एक तरीके से मौत के कुएं में ढकेल देना, तो ये वाली बातें यहां पर निकल कर आई। तो उसके चलते ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बांग्लादेश की एक तरीके क्रिटिसिज्म भी हुआ कि लोगों को मौत के मुंह में बांग्लादेश धकेल रहा था, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में था। तो भाषणचार आइलैंड कहां से निकला, कैसे निकला, क्या इशू है, क्या चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसको लेकर माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा ना, हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी हो तो वो नहीं कहते कि अलादीन का चिराग खींच देना, तो जो हुक्म है मेरा आका हाजिर हो जाएंगे, फिर से आप लोगों का डाउट दूर करेंगे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके बारे में आइडिया आप लोगों को रखना है। और ये इसमें तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस अकेली स्लाइड से, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक की तरीके से इसको आप लोगों को बता दिया कि कहां पर क्या आता है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, कभी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो कभी ओजोन लेयर पूछ लेते हैं, तो कभी सैटेलाइट पूछ लेते हैं, कभी यहां पर आप लोगों से बादल पूछ लेते हैं, कभी कर्मन लाइन पूछ ली। तो ये एक पूरा टॉपिक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को फ्रीक्वेंटली रिविजन करती रहनी चाहिए। और आप लोगों को पता है मुझे मौका मिलते हैं मैं रिवाइज भी करा देता हूं, तो बाकी तो चलता रहेगा, पर थोड़ा सा आप लोग भी एफर्ट डालिएगा, ठीक है। तो ये होगी इसके बारे में पूरी कहानी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर लेके। ये जो आर्टिकल है आज आप लोगों को सुनकर यहां पर ये काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी और डिफेंस के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 2 जगह आप लोगों का ये कवर हो जाएगा आर्टिकल, यानी कि ठीक है। तो डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, काफी सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, एक तरीके से नहीं कई सारे एंगल से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली कि यूएसए ये बोलता है बार बार कि हम इंडिया के ऊपर में यहां पर सी बेसिकली AATS है, ठीक है। तो
तो इसको बोलते हैं काटसा। काटसा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं काउंटरिंग। काउंटरिंग मतलब काउंटर करना, ठीक है, किसी चीज को रोकना। अमेरिकन एडवर्सरीज, जो अमेरिका से एडवर्स यानी कि अपोजिट में रहते हैं, थ्रू सैंक्शन, यानी कि जैसे कि एक तो हो गया रसिया, कभी भी यूएसए की और रसिया की नहीं बनती है, ये पुराने टाइम की बातें हैं, जब से कोल्ड वॉर चला करता था, ठीक है। यूएसए एक तरीके से यूएसए था, एक साइड में यूएसएसआर था, दोनों के बीच में झड़प हुआ करती थी। कभी एक ने बॉम्ब बना लिए तो दूसरे ने बॉम्ब बना लिए, एक ने सैटेलाइट छोड़ दिए तो दूसरे ने सैटेलाइट छोड़ दिए, एक ने कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लिया किसी को, तो दूसरे ने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपना अपना एरिया बढ़ा रहे हैं। तो इनकी काफी सारे लंबे समय तक ये ग्राउंड में तो लड़े नहीं आकर, पर यहाँ पैज में लगे रहते हैं पड़ोसी। नहीं, तुम मोटरसाइकिल ले आए तो हम भी मोटरसाइकिल ले आए, तुम कार ले आए तो हम भी कार ले आए, ठीक है, तुमने दीपावली पर ज्यादा बम छोड़े तो हम भी दीपावली पर ज्यादा बम छोड़ेंगे। तो वो वाला माहौल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से बहुत लंबे समय तक ये चीजें चलती रही और फिर 1990s में जाकर यहां पर बेसिकली दोनों के बीच की झड़प खत्म हुई जब यूएसएसआर का वीकटन हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पर यहां पर ये थोड़ा सा माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ। उस टाइम पर यूएसए एक लौता वर्ल्ड में एक लीडर निकल कर आया, तो उससे लेकर यहां पर यूएसए हमेशा अपने आप को ऊपर ही रखना चाहता है, तो इसलिए ऐसी हरकतें करता है, ठीक है। तो यहां पर खासकर उन कंट्री के ऊपर काफी प्रेशर बनाने की कोशिश करता है जो कंट्री यूएसए के कंट्रोल में रहती है, ठीक है, यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो अभी हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अभी यूएसए के पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यूएसए में काटसा क्या है और वो क्या काम करता है। फिर जब दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया बेसिकली रसिया से आखिर इतना सारा जो आज के में सामान क्यों खरीदता है और इंडिया चाहकर भी यहां पर बेसिकली रसिया से दूर क्यों नहीं रह सकता है, ठीक है। तो नहीं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो वो वाला बात है इंडिया और रशिया के रिलेशन में जब डिफेंस के टाइप पर आप लोग बात करते हैं। तो अभी बात करो आप लोगों से अक्टूबर के महीने की, अगर बात करो आप लोगों से अक्टूबर 2018 में, तो इंडिया ने 5.43 बिलियन की डील साइन की रशिया के साथ में। और ये जो डील थी ये थी S-400 जहां पर बेसिकली ट्रैम्प मिसाइल सिस्टम था यहां पर ये। और ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है कि कल को कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो यहां पर ये सर्विलेंस एक तरीके से डिवाइड रहता है। जैसे कि सबसे पहले यहां पर पहला सिस्टम होगा रडार। रडार देखेगा कि भाई साहब कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई बॉम्ब गिराने वाला है, कोई मिसाइल आ रही है, ठीक है, ये कमांड व्हीकल होगा और ये बेसिकली इंगेज रडार होगी दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर लॉन्च होगा। रडार से यहां पर सिग्नल गया और यहां से यहां पर सिग्नल गया और लॉन्च व्हीकल ने तुरंत मिसाइल लॉन्च कर दी। तो हवा ही हवा में उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देने का काम करेगा ये S-400 सिस्टम, जो कि हम लोग यहां पर खरीद रहे हैं बेसिकली रसिया से। तो ये S-400 सिस्टम यूएसए जो है वो नहीं चाहता कि हम लोग रसिया से खरीदें। अब यूएसए नहीं चाहता कि हम लोग सिक्योर रहें, नहीं, ऐसी बात नहीं है, यूएसए को हमारी सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। यूएसए बेसिकली ये चाहता है कि रसिया के पास में ज्यादा पैसा ना जाए, क्योंकि अगर रसिया के पास में ज्यादा पैसा जाता है तो रसिया अमीर कंट्री होता है, और रसिया अमीर कंट्री होता है तो फिर रसिया उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है जो कि यूएसए को काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो अभी रसिया के पास में पैसा जाता रहेगा तो रसिया जो यूएसए अगर सैंक्शन लगाता है तो रसिया उसके सामने घुटने नहीं टेक पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें। घुटने कब टेकता है इंसान, जब उसके पास में सारे जो साधन है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूं हमेशा पैसे जो है अपना कुछ ना कुछ इतने संगवा कर जरूर रखिए कि कल को कभी कोई दिक्कत पड़ने लगे, इमरजेंसी में आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी कंडीशन बन गई तो उनकी आप लोग हेल्प कर सकें, फिर अपनी भी हेल्प कर सकें। तो इतना अपना हमेशा कुछ ना कुछ सेविंग आप लोगों को थोड़ा बहुत रखनी चाहिए ताकि किसी से मांगना ना पड़े, हाथ ना फैलाने पड़े। तो पैसे को ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो जैसे कि पता चला बाद में दिक्कतें हो जाएंगी, तो इंडिया जो है यहाँ पर अगर बात करें उसने S-400 को डिलीवरी कराने के लिए तैयार करा लिया है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर अभी जो डिफेंस सिस्टम है रसिया से, तो नवंबर के महीने में बोला जा रहा है, ठीक है, अभी डिलीवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यूएसए यहाँ पर बेसिकली क्या बोलते हैं, यूएसए बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने हरकतें की थी, इससे पहले नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये रायता फैला कर गए हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक माहौल तैयार कर दिया कि कोई भी अगर रसिया से कुछ ऐसी चीजें खरीदेगा तो हम उसके ऊपर यहां पर सैंक्शन लगाएंगे। तो यहां पर रसिया डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर में अगर कुछ भी ऐसा जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, ऐसा बोला गया, ताकि रिवेन्यू रसिया के पास में न जा सके, पैसा रसिया के पास में न जा सके। तो रसिया जो है अगर उसके बारे में बात करें तो काटसा यहां पर इनके द्वारा तैयार किया गया एनफोर्स करने के लिए सैंक्शन। एक तो रसिया है, ईरान है और नॉर्थ कोरिया है। तो तीन ये कंट्री आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगी। तो कौन कौन है, एक तो आप लोग यहां पर रसिया देखने को मिल गया, एक यहां पर आप लोगों को ईरान देखने को मिलेगा और एक यहां पर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग ये ट्राइंगल जो यहां पर बन गया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आप लोग याद रखें ना, यूएसए इस ट्राइंगल को बेसिकली चाहता है कि इस ट्राइंगल के ऊपर, इस ट्राइंगल के पास में पैसा ना जाए। अब इंडिया क्या कर रहे हैं, इंडिया के तो यहां पर रिलेशन ईरान के साथ में काफी अच्छे हैं क्योंकि यहां से तेल खरीदता है। तो जब यूएसए ने सैंक्शन लगाए तो इंडिया को दिक्कत में आ गया, इंडिया को लगा यार अब तेल थोड़ा सा देखकर खरीदना पड़ेगा, तो इंडिया ने अपना काफी सारा तेल खरीदना बंद कर दिया। इसलिए ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, क्योंकि दिख रहा था चाइना एक ऐसा इंसान है आज के में जो यूएसए को टक्कर देता है, वरना कोई और बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। और रसिया जो है वो हमेशा अब क्या करता है,
एक अलग गुट बनाने की तैयारी में है, एक ऐसा गुट जो कि यहां पर टैकल किया जा सके बेसिकली यूएसए को तो टैकल किया जा सके, और कोई कल को ये भी ना बोले कि रसिया तो यार जूनियर पार्टनर है चाइना का, तो उससे भी ये बचने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये सारा एक माहौल आपस में कनेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब ये तो समझ में आ गया कि रसिया क्यों चाहता है कि इंडिया S-400 बेसिकली यूएसए क्यों चाहता है कि इंडिया S-400 रसिया से न खरीदे, क्योंकि रसिया पर नहीं चाहता कि पैसा रसिया के पास में जाए और रसिया की इकोनॉमी बढ़े। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। अभी अगर बात करें यहां पर जो कार्ड्स है वो बेसिकली 12 तरीके के सैंक्शन लगाता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले थोड़ा सा अंदर जाकर कि इंडिया के ऊपर कौन से सैंक्शन लगाए जा सकते हैं इसमें से, तो ओनली 2 सैंक्शन ऐसे हैं जो इंडिया के ऊपर इंपोज किए जा सकते हैं, बाकी के और दूसरे सैंक्शन है अलग अलग तरीके के। हम लोग इन 2 के बारे में बात करेंगे। पहला सैंक्शन क्या बोलता है? पहला सैंक्शन ये बोलता है कि अगर कल को आप लोग रसिया से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो अगर रसिया से कुछ खरीद रहे हैं और यूएस से बोल दे कि मैं तुमको ये खरीदने नहीं दूंगा, तो सबसे बड़ी बात होगी यहां पर प्रोहिबिशन ऑफ द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। यानी कि देखिए आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज की जाती है वो है यूएसए का डॉलर। और आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं यूएसए का डॉलर कितने लगभग रुपए के बराबर है, 1 डॉलर कितने रुपए के बराबर है, तो ये आप लोग बताइए, देखता हूं किस किस को पता है, ठीक है। तो यूएसए का जो डॉलर है वो यूज किया है मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में। इवन जो मैं आप लोगों के सामने सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, ये जो जैसे कि जो सॉफ्टवेयर जिनसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये सारी जो चीजें आप लोगों के सामने, ये जब खरीदता हूं यहां पर, तो ये बाहर के सॉफ्टवेयर है सारे, तो इनके लिए डॉलर में ही पे करना पड़ता है, ठीक है, कि अच्छा इतने डॉलर का ये सॉफ्टवेयर आ गया। तो ये ट्रांजेक्शन क्या होता है मैक्सिमम आप लोग को डॉलर में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, बाहर से जो कोई पैसा आता है तो ट्रांजेक्शन डॉलर में आप लोग को देखने को मिलेगा। रेमिटेंस जो आता है वो कन्वर्ट होता है फिर हमारे यहां पर अगर आप लोगों के हाथ में पैसा पहुंच जाता है। तो इस तरीके से तो डॉलर काफी लार्ज स्केल में ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया है। अगर यूएसए ने बोल दिया कि तुमको ये सिस्टम खरीदना है, उसमें डॉलर यूज नहीं करोगे, तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है ट्रांजैक्शन के मुद्दे पर, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर एक तो ट्रांजैक्शन के वाला मुद्दा हो जाएगा हम लोग को S-400 सिस्टम खरीदने के लिए जो इतने बिलियन हम लोगों ने बोला ना, ये जो पैसा दिया जाना है यहां पर कि 5.43 बिलियन जो यूएसडी डॉलर मतलब यूएसए के डॉलर, तो इसमें डील करने के लिए तो इसको रोक देंगे, पहली इंपॉर्टेंट मुद्दा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये जो सैंक्शन है यहां पर ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये बेसिकली इंडिया और यूएसए के रिलेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बेसिकली डीरेल कर सकता है। यानी कि ये क्या कर सकते हैं यहां पर कि एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शन लगा देना, खासकर यहां पर उन चीजों को लेकर जो कि यहां पर इंडिया और यूएसए के जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप है उसको लेकर यहां पर डिनाई कर देना लाइसेंसिंग यहां पर, यानी कि एक तरीके से इंडिया के साथ में बिल्कुल ही अपने जो कंट्रोल वे में रिलेशन को लेकर आना, तो इससे और ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर निकल कर आता है दोनों के बीच में। तो इसी के चलते यहां पर एक वेवर क्राइटेरिया भी है, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि छूट नहीं है, थोड़ी छूट भी इनके द्वारा दे रखी है, पर लेकिन छूट इतनी नहीं है कि बहुत अच्छी देखने को मिले। यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा ऑथोरिटी दी गई 2018 में यहां पर कि वेव यानी कि छूट दे सकते हैं यहां पर कार्ड्स के ऊपर, सैंक्शन के ऊपर केस बाय केस बेसिस, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि यहां पर छूट देना है या फिर नहीं देना है। अगर उनको लगेगा छूट नहीं देना है तो वो छूट नहीं देंगे, अगर उनको लगेगा छूट देना है तो वो छूट देंगे। तो ऐसा भी यहां पर माहौल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर निकल कर आते हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाते हैं कि कोई इसमें बिल्कुल भी यहां पर वेवर नहीं दिया कि सैंक्शन लगेगा ही लगेगा अगर कोई ऐसा करेगा, नहीं, इसके अंदर यहां पर छूट भी है थोड़ी सी। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, S-400 आखिर हम लोग क्यों खरीदना चाहते हैं? क्या इसके ऑल्टरनेटिव कोई और नहीं है अगर हम लोग खरीदना चाहें? जी हां बिल्कुल है, ऐसा एक सिस्टम है THAAD, THAAD। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। याद रखना 2 चीजें अभी मैच करने के लिए एग्जाम में पूछी गई थी रिसेंटली, कि S-400 THAAD या फिर इजराइल का एक सिस्टम है ऐसा बड़ा प्यारा जिसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है। चलिए इजराइल वाले सिस्टम का नाम बताइए, देखता हूं किसको याद है, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी रिसेंटली, जब यहां पर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में दिक्कतें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहां पर अभी इधर से क्या हो गया S-400, यूएसए का हो गया THAAD, पर लेकिन जो यूएसए का THAAD सिस्टम है ना वो बहुत हल्का पड़ जाता है रसिया के सामने। रसिया ने ताकतवर सिस्टम बना रखा है बहुत ज्यादा, तो सरफेस टू एयर एक तो ये मार करता है, मैंने अभी दिखा ना आप लोगों को कैसे मार करते हैं यहां पर, ये तो सरफेस से बेसिकली एयर में ये मार करेगा, तो इसको सरफेस टू एयर सिस्टम बेसिकली बोलते हैं। अगर बात करें यहां पर मोस्ट डेंजर एक खतरनाक सिस्टम मॉडर्न जो लॉन्ग रेंज आप लोग SM यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सिस्टम है यहां पर इसके द्वारा यूज किया है, तो वर्ल्ड में मच अहेड है, यानी कि जो यूएसए का सिस्टम है ना उससे बहुत आगे है। ये यूएसए का जो सिस्टम है ये स्लेवी न्यूज में था जब यूएसए ने अपना THAAD सिस्टम साउथ कोरिया में ले जाकर रख दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉर्थ कोरिया को टैकल करने के लिए पता चला नॉर्थ कोरिया कल को कोई मिसाइल फेंके तो हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें देखने को मिली। अब अगर सिस्टम के बारे में आप लोग से बात करूं तो एरियल टारगेट ये क्या करता है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, इसी के साथ में बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लगभग 400 किलोमीटर की और एल्टीट्यूड लगभग 300 बेसिकली 30 किलोमीटर तक का, यानी कि आसपास में एक ऐसा गुम्बद तैयार कर देता है ये कि चारों तरफ से, यानी कि ऊपर को भी जैसे ऊपर को जाएगा, ठीक है,
30 किलोमीटर तक का, ऐसे जाएगा लगभग 400 किलोमीटर तक का। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कितनी सारी चीजों को ये कवर करके चलता है। और एक तरीके से यहाँ पर ये कई तरीके से यहाँ पर चीजों को कवर करता है, जैसे मैंने बताया ना कि एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी कि यूए यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं ड्रोन वगैरह, वो सारी चीज तो पूरा एक सिस्टम तैयार कर देता है ताकि कम से कम बिल्कुल ना के बराबर नुकसान पहुंचे कल को अगर कोई ऐसा सिस्टम हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर इंडिया जो है वो बोल रहा है कि यार खरीदेंगे तो इसी को, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट वर्जन भी आ रहा है वैसे S500 भी, ठीक है। तो एक अलग चीज है, पर लेकिन फिलहाल अभी कम से कम एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पड़ोस में एक साइड में चाइना है और एक साइड में आप लोग को देखने को मिलेगा पाकिस्तान। तो इसलिए हमारे लिए ये काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये, चलिए जरूरी तो हो गया है, पर फिर भी हम लोग रसिया से ही क्यों खरीद रहे हैं? और भी और एडवांस कई सारे सिस्टम है, कहीं से और जाकर कुछ चीजें हम लोग और ले सकते हैं। आखिर रसिया से ही हम लोग इतना पंगा क्यों ले रहे हैं यूएसए से, रसिया से खरीदने के चक्कर में? तो उसका आंसर आप लोगों को यहां से देखने को मिलेगा। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर बात करें तो यहां पर मिलिट्री बैलेंस 2021 करके प्रेजेंट किया गया यहां पर आज की डेट में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताती है कि हम अगर अपनी कंट्री के बारे में बात करें, इंडिया काफी लार्ज स्केल पर रसिया के द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो रसिया मेड और रसिया डिजाइन इक्विपमेंट जो है उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर डिपेंडेंट है। मिलिट्री बैलेंस यहां पर ये बोलता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक ग्लोबल थिंक टैंक है, ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर ये बोलता है कि मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है डिफेंस और जो इकोनॉमीज के बारे में अगर बात करें तो 171 कंट्री के ऊपर मैंने स्टडी की, यानी कि ये बोलता है कि मैंने 171 कंट्री के ऊपर स्टडी की। और जब यहाँ पर उस स्टडी में मैंने देखा इंडिया के ऊपर, तो इंडिया के बारे में अगर बात करते हैं तो आर्म और इक्विपमेंट जो कि रसिया से पहले खरीदता था, ठीक है, तो कंसिडरेबल अभी ड्रॉप आया है, यानी कि पहले के कंपेयर में अभी हम लोगों ने रसिया से चीजें खरीदनी कम करी है थोड़ी सी। क्यों? रीजन क्या है? अभी फ्रांस आ गया, फ्रांस से हम लोगों ने राफेल सिस्टम खरीद रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में इजराइल से हम लोग कई सारे सिस्टम खरीद रहे हैं, इसी के साथ में यूएसए से भी हम लोगों ने अपना थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ा दिया है, और रसिया भी। अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले ऐसा था कि एक बास्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, सारी चीजें यहीं से खरीदेंगे, पर लेकिन पता चला कल को चलकर ये बास्केट कोई गड़बड़ हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमारी पूर्ति होनी चाहिए। तो हमारे पास में ऑल्टरनेटिव आ गए हैं आज की डेट में, ठीक है। इसी के चलते इंडियन मिलिट्री के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर यहां कैन नॉट ऑपरेट इफेक्टिवली विदाउट रसिया, यानी कि हम लोगों ने कम तो किया है आज की डेट में रसिया से सामान खरीदना, पर रसिया के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा सिस्टम हमारा रसिया से आज की डेट में कनेक्ट है। तो चाहकर भी अगर यूएसए कल को हमारे ऊपर सैंक्शन लगाता है तो भी हम लोग यहां पर बेसिकली नहीं चाहेंगे कि एक तरीके से रसिया से हम लोग दूर हटें, इतनी सारी सिस्टम हमारे रसिया से हैं। आखिर क्यों बोला मैंने ऐसा? तो मिलिट्री का वर्ड होता है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। तो रसिया से हम लोग हर डायरेक्शन में चीजें खरीद रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं इंडिया रसिया के मिलिट्री रिलेशन के बारे में, अगर आंसर राइटिंग में भी यूज हो जाए ना तो लिख सकते हैं आप लोग यहां पर, बाकी प्रीलिम्स के अंदर तो क्वेश्चन यहां से बनी जाते हैं कई बार, ओके। सबसे पहले इंडिया की डिपेंडेंसी क्या है? अगर बात करूं सिप्री के बारे में, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, इसके द्वारा बोला गया कि रसिया से अगर बात करें हम लोग आज की डेट में तो काफी लार्ज स्केल पर लगभग 2/3 यानी कि जो भी हम लोग खरीदते हैं उसका लगभग 62% ऑल इंडियन जो इंपोर्ट है वो रसिया से आया। मुझे तो हंसी तब आई जब यहां पर बराक ओबामा हमारे देश में चीफ गेस्ट बनकर आए थे 26 जनवरी पर, ठीक है। तो आप लोगों को पता है 26 जनवरी पर हम लोग सारे हथियार दिखाते हैं, जो भी कोई आता है अपनी मिसाइल, सारे टैंक वगैरह। तो मैं बोल रहा, मैं सोच रहा बैठे बैठा, मैंने कहा बराक ओबामा बैठे, मैंने कहा ये बोल रहा होगा ठीक है बेटा रसिया वाले वेपन दिखा लो हमको तुम सारे तो वो ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे, ठीक है। सारी ब्रह्मोस मिसाइल वो सब दिखाए जा रहे थे, ठीक है। तो रसिया के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाए कई सारी ऐसी भी चीजें। तो आज की डेट में इवन रसिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया। 62% हम लोग अपना डिफेंस के इक्विपमेंट रसिया से खरीद रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर रसिया के बारे में बात करें तो रसिया भी आज की डेट में 32% अपना एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया को करता है, यानी कि हमारे लिए 62% रसिया है और रसिया के लिए हम लोग 32% है। तो रसिया के लिए भी लगभग आप लोग 1/3 आज के डेट में हम रसिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात दूसरा, फेवरेबल है रसिया मिलिट्री एक्सपोर्ट इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि रसिया जो है वो नहीं कहते एक ऐसा दोस्त है जो कि हद से बाहर जाकर मदद कर देता है। यूएसए से अगर कुछ आप लोग खरीदोगे ना, यूएसए आप लोग को हमेशा ऐसे वेपन देगा जो कि मारने वाले नहीं है, जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह दे दिया, हवाई जहाज वगैरह दे दिया, ठीक है। पर लेकिन अगर रसिया से आप लोग खरीदोगे वो मिसाइल दे देगा आप लोगों को, जो भी आप लोगों को चाहिए, पनडुब्बी दे देगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन आप लोगों को सपोर्ट में दे देगा, इवन किराए पर भी आप लोगों को दे देता है रसिया। तो रसिया क्या करता है? प्रोवाइड करता है वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी। नो अदर कंट्री विल एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो इतने हद तक जाकर अगर कोई इंसान यार मदद कर रहा है तो देखिए उसके साथ में रिलेशन अच्छे रखना तो बनता है, ठीक है। वो ऐसा दोस्त है जो कि हमेशा दिक्कत में काम आता है। आप लोग को बता दूं 1971 की वॉर में अगर रसिया ना होता ना तो कुछ और ही कहानी आज की डेट में आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। बांग्लादेश तो बांग्लादेश, पता चला इंडिया का कुछ हिस्सा और पाकिस्तान के कंट्रोल में होता अगर रसिया आज की डेट में हमारे साथ में ना खड़ा होता उस टाइम पर। तो इतना ज्यादा एहसान है रसिया का, उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली गई और रसिया के द्वारा हमारा सपोर्ट किया गया।
तो वो आप लोग समझ सकते हैं। तो यूएसए ओनली हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे C-3A-130J सुपर, ये हरकुलस हो गया, C-13 ग्लोब मास्टर हो गया, सामान लाने ले जाने का काम करता है, ठीक है। P-81 यहां पर ये ऐसे चीजें प्रोवाइड करता है। जबकि रशिया क्या करता है, हाई एंडेड टेक्नोलॉजी जैसे ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल हो गई, S-400 एंटी जो मिसाइल सिस्टम हो गया, तो ये हम लोग को डिफेंस के ऐसे सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो यूएसए हम लोग ऐसी चीज देता है जो कि लड़ाई न करने के काम आए, बस सामान ढोने ले जाने के काम आए। और रशिया क्या करता है, डायरेक्ट एक तरीके से ऐसी चीजें देता है जो कि अगर कल को हम लोग तुरंत यूज कर सके अपने को सेव करने के लिए भी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रशिया से सामान खरीदते हैं। आर्मी के बारे में बात करें आज के डेट में, अराउंड 10,000 के करीब जो पीस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर हैं हम लोग रशिया से प्रोक्योर करते हैं। और इंडियन आर्मी के बारे में बात करें तो बैटल टैंक हो गया, रशियन T-72M1 ये 66% हमारे देश में, और इसी के साथ में T-90s ये 30% आज के डेट में हमारे देश में, ये सारे रशिया से हैं। इसी के साथ में AK-103 आप लोग को देखने को मिलेगी, 47 थी ना, ऐसे AK-103 ये मेक इन इंडिया के तहत नेगोशिएशन चल रही है हमारी रशिया के साथ में, यानी कि हमारे देश में आकर बनाओ भाई साहब, तो हम लोग ऐसी भी नेगोशिएशन रशिया के साथ में कर पा रहे हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें बेसिकली यूएसए के साथ में पॉसिबल नहीं है। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कई सारे आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर नेवल के बारे में आप लोगों से बात करूं तो इंडियन नेवी में अगर आप लोग बात करते हैं आज के डेट में, तो कई सारे आप लोग यहां पर सोवियत मतलब जब इसका यूएसआर हुआ करता था उसके टाइम से देखने को मिलेगा। तो सिर्फ यहां पर INS विक्रमादित्य जो आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में देखते हैं नेवी में अगर बात करें यहां पर 43 MiG-29 के आप लोग को देखने को मिलेगा। नेवल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रशिया की आप लोग को देखने को मिलेगी, रशियन जो यहां पर कैसिन क्लास की। इसी के साथ में 17 फ्राइट जो रशियन तलवार क्लास की आप लोग यहां पर सपोर्ट देखने को मिलेगी। इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये तो आप लोग समझिए, यदि हद से बाहर जाकर बात हो गई, रशिया ने हम लोग को लीज पर भी दे रखी है सबमरीन, यानी कि अगर हम लोग खरीदना नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, तो चलिए भाई आप लोग लीज पर ले जाओ। तो यहां तक भी रशिया सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो 14 अदर सबमरीन भी आप लोग को देखने को मिलेगी, रशियन ओरिजिन जो यहां पर कैलियो क्लास की आप लोग को नजर आएगी। तो रशिया इस लेवल पर हम लोग को आर्मी में और इस लेवल पर आप लोग को नेवल में सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और अगर बात करूं यहां पर आज के में, यह है बेसिकली एयरफोर्स कोऑपरेशन के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स जो है अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो फाइटर ग्राउंड अटैक फ्लीट जो है 71% रशियन ओरिजिन के देखने को मिलेंगे। 39% जो सुखोई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये रशिया का है। 22% मिग, ये रशिया के। 9% MiG-29। तो हमारा एयरफोर्स का जो फ्लीट है जिसके अंदर हवाई जहाज है, तो 71% रशियन ओरिजिन के हैं। समझ सकते हैं 29% जो अभी हम लोगों ने राफेल वगैरह खरीदे हैं, ये बस हमारा चेंज देखने को मिला। तो यहां से समझ सकते हैं कि रशिया को कैसे हम लोग एक साइड में रख सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रशिया यहां पर हो गया, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात करें ऑल 6 जो सर्विस है यहां पर एयर टैंकर वाली रशियन जो मेड है यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगी, यहां पर ये टैंकर वाली भी, तो यहां पर मेड रशिया के द्वारा बेसिकली यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मिसाइल कोऑपरेशन में काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर ब्रह्मोस यहां पर बेसिकली मिसाइल सिस्टम आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्रह्मोस में 2 रिवर है, एक तो इंडिया की है और एक रशिया की है। इसके नाम आप लोग को बताने हैं, मैंने पहले भी आप लोग को बताए थे। तो दोनों रिवर के नाम बताने हैं। तो ब्रह्मोस यहां पर एक ये मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि न्यूक्लियर कैपेबल, ये बेसिकली आप लोग यहां पर सुपर क्रूज ये मिसाइल आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो ये भी रशिया के साथ में ज्वाइंट वेंचर में हमारा, यानी कि हम और रशिया मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं। तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई बोल नहीं सकता कि रशिया को किसी भी तरीके से हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और अभी S-400 सिस्टम आप लोग देख लीजिए, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो एक्सपेक्टेड डिलीवर है यहां पर अभी नवंबर के महीने में एंड तक हमारे पास में सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आप लोग समझिए कि रशिया को क्या इग्नोर किया जा सकता है, ऐसे इंसान को इग्नोर करना क्या बनता है। आप लोगों को लगता है इग्नोर करना भी चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं आप लोग से बात करूं, तो यहां पर समझ सकते हैं इंडिया और रशिया बेसिकली इंदिरा, ये याद रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि 2003 में स्टार्ट की गई थी। और ये फर्स्ट ज्वाइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो कि यहां पर कंडक्ट कराई जाती है इंडिया और रशिया के बीच में। ट्राई सर्विस का मतलब क्या होता है, ट्राई सर्विस का मतलब होता है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, यानी कि सारे मिलकर यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। एक तरीके से हर एक लेवल पर हम लोग एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्राई सर्विस इंगेजमेंट। तो ये वाला फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इसमें से आप लोगों का प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई मेंस का पूछ ले, कोई इंटरव्यू का पूछ ले, या फिर कहीं आप लोगों को किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन करना है कि रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भाई साहब, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर किसी को भी आप लोग जरा सी देर में सारी बातें बता सकते हो, ठीक है।
अब मैं आप लोगों को एक रिव्यू यहां पर देने वाला हूं, पर लेकिन लेक्चर को फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाया करो, क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार देख लिया करो, 1 मिनट लगती है मैक्सिमम, इससे आप लोग जो भी रिकॉल कर लेते हैं ना, जो पढ़ा है लंबे समय तक याद रखने में, मेमोरी फॉर्मेशन में काम करता है ये। सबसे पहले मैंने एक टॉपिक आप लोगों का डिस्कस किया, जो कि हम लोगों का बेसिकली किसके बारे में बात करें कि एटमॉस्फेयर की लेयर कैसी है। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में एक पूरा टॉपिक मैंने आप लोग को कवर करा दिया, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर अब आप लोग के माइंड में नहीं होगा कभी भी, अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आप लोग का बनेगा तो, ठीक है। इसी के साथ में फिर से हैप्पी भैया दोस्तों ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे देखा दूसरे नंबर पर, जो कि वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तीसरे नंबर पर एक और इंपॉर्टेंट डे देखा, जो कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर हम लोगों ने यहां पर एक इंपॉर्टेंट बेसिकली लोकेशन के साथ में काफी इंपॉर्टेंट यहां पर जो डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट प्लेस था यहां पर, जो किसके बारे में था, ये भाषणचार आइलैंड के बारे में। तो लोकेशन क्या है, कब बना, क्या दिक्कत है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर, इसके बारे में अगर दिक्कत पूछने के लिए भी आ जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फोर्थ नंबर पर डिस्कस किया। फिफ्थ नंबर पर जो मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया यहां पर, यह था कि S400 सिस्टम खरीदने की वजह से हमारे ऊपर क्यों सैंक्शन लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा, और तो इसके डिटेल में मैंने समझा आप लोगों को सिस्टम क्या क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन और यहां पर दिक्कत में है, और यहां पर कौन से 2 सैंक्शन हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यूएसए का थर्ड सिस्टम बताया, ठीक है। 6th नंबर पर मैंने आप लोगों को यह बताया कि हमारा और रसिया के बीच में आखिर किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा रिलेशन है, और कैसी कैसी चीजें ऐसी हैं जो आज के डेट में हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये 6th जो आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक थे एक तरीके से मैंने कवर किए। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जब भी टाइम मिलेगा उसको जरूर कवर करेंगे। और पीडीएफ आप लोगों की जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर आप लोगों को सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाकर आप लोग इनको डाउनलोड कर लेना। कोई कंफ्यूजन किसी भी चीज को लेकर माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अगर आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं तो ये इनके लिंक है, सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर ऑलरेडी यहां पर हैं तो ही कनेक्ट होना, अलग से आप लोगों को अकाउंट बनाकर वहां पर जाकर कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले पढ़ लो, बाद में सारी चीजें कर लेना, ठीक है। और बाकी आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। लेक्चर को आप लोग बता सकते हैं लाइक या डिसलाइक कर कैसा लगा, इससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ आप लोग लेक्चर कैसा यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं नहीं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।